गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अमन राज महाजन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 15 हाई यील्ड क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर अमीन्स। तो आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा क्वेश्चंस पे। तो वो वाले क्वेश्चंस को मैंने लिए हैं जिससे आपका पूरा एंटायर चैप्टर भी कवर अप हो जाएगा। और ये 15 क्वेश्चंस में ही आपको विद लॉजिक्स एंड सॉल्यूशंस आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला चैलेंज जो हमारा है वो हमारा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे है कि स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक हमारी अमीन्स की क्या रहती है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन ट्राईमिथाइल अमीन द नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज एंड द ज्योमेट्री इज शेप्ड एज। तो इसमें हमने नाइट्रोजन ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन की हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है और उसकी ज्योमेट्री। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज्योमेट्री की जो बात हो रही है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात हो रही है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा sp3 और पिरामिडल। अब इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, आपको हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में निकालना आपने सीखा होगा। हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं जितना हमारा स्टेरिक नंबर आता है स्टेरिक नंबर से। तो यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर हैं और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं। तो 5 + 3 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4 जो कि होता है sp3। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन ट्राईमिथाइल अमीन का मतलब एक नाइट्रोजन जिससे हमारा 3 मिथाइल ग्रुप हमारे अटैच हों, 3 हमारे मिथाइल ग्रुप हमारे अटैच हो रहे हों। तो ये हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ जाएगा sp3। और इसकी जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो आपकी आएगी पिरामिडल। ठीक है, जैसे आगे आप देख रहे हैं ये पिरामिड का शेप बनाता है ऐसे करके एक तरीके से। फिर चैलेंज नंबर 2 पे आ जाते हैं। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आयुपेक नोमेनक्लेचर व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ एलाइल अमीन। अब एलाइल अमीन आप जानते हैं कि एक ऐसा अमीन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड वही एल्कीन जुड़ी हो, तो उसको हम बोलते हैं एलाइल अमीन। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका आयुपैक नेम क्या होता है, आयुपैक नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा प्रोप 2 in 1 अमीन। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो पेरेंट चेन है उसके पास देखिए 3 कार्बन होंगे, तभी हमने प्रॉप यूज किया है। और द अमीन ग्रुप है वो प्रायोरिटी लेगा फ्रॉम लोएस्ट लोकेंड नंबरिंग। जैसे कि हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहाँ पे नंबरिंग हमारी अमीन 1 2 3 होगी यहाँ पे, और ये 4 होगा। तो मतलब ये कार्बन चेन की नंबरिंग होगी 1 2 3। और जैसे नंबरिंग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, तो 1 पे हमारा अमीन ग्रुप लगा है, मतलब 1 कार्बन पे हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है। और जो इन ग्रुप लगा है हमारा वो हमारा सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपको डबल बॉन्ड की तरफ से यहाँ से नहीं करनी है। और जो हमारा पहला यहाँ पे आएगा वो हमारा इन आएगा, उसके बाद में अमीन ग्रुप आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा चैलेंज जो होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन से रिलेटेड है, जो कि ये क्वेश्चन रिपीटेडली हमारे एग्जाम में एक ना एक एग्जाम में हमारा आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन है आइसोमरिक अमीन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N आर गिवन। ये देखिए यहाँ पे जो आइसोमरिक अमीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11 और N है वो गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे हमारा आइसोमरिक फॉर्म बन है अमीन का। ये देखिए एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारे अटैच हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा प्राइमरी अमीन है, इससे हमारी एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है। जितने भी हैं ये हमारे प्राइमरी अमीन्स हैं यहाँ पे। ये टर्शरी हमारे सेकेंडरी अमीन्स हैं यहाँ पे, इससे हमारे 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं, 2 हमारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये भी हमारा यहाँ पे आर ग्रुप है, मिसप्रिंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए हमारा 2 आर ग्रुप है, एक ये है और एक ये है। इसको ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे इग्नोर करिएगा। यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा है, एक आर ग्रुप लगा है सेकेंडरी में। ये टर्शरी में हमारे तीनों ग्रुप हमारे आर ग्रुप हैं।
तो इसमें हम जो रिप्रेजेंट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है वो दूसरे हमारे अमीन के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से कैसे बॉन्डेड है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हमारे किस में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी अमीन्स में 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये 3 दूसरे हाइड्रोजन से हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बार बार अपियर होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा प्रिपरेशन बाय रिडक्शन है, अमीन की प्रिपरेशन बाय रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन मेथड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द एसेंट ऑफ अमीन सीरीज, preparing an amine with one more carbon atom than the starting alkyl material। अब ये क्वेश्चन का कहना क्या है, ऐसा कौन सा हमारा रिडक्शन मेथड है जो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है जिससे हमारी अमीन की सीरीज में हमारी एक कार्बन एटम हमारा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है, इसके जो ऑप्शंस गिवन है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग FeSCl, ammonolysis of alkyl halides, reduction of nitrile using lithium aluminum hydrides, reduction of amide using lithium aluminum hydride। तो देखिए, ना ही नाइट्रो कंपाउंड से हमारा एक कार्बन चेन बढ़ के मिलेगी, ना ही अल्काइल हैलाइड, जितने भाई अल्काइल हमारे पे यूज होंगे उतनी ही अल्काइल मिलेगी। और यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका करेक्ट आंसर है कि नाइट्राइल से। अब नाइट्राइल्स हमारे क्या होते हैं, नाइट्राइल हमारे होता है एक हमारा आर ग्रुप से साइनाइड ग्रुप हमारा जुड़ा हो, इसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, अगर हम नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाइट्राइल का अगर रिडक्शन करेंगे यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारा जो हमारा अमीन यहाँ पे बनेगा उसमें देखेंगे हम एक कार्बन चेन हमारी, एक कार्बन हमें बढ़कर मिलेगा। तो सिंथेसिस पढ़ लेते हैं, क्या स्टोरी दे रखी है। स्टोरी दे रखी है द सिंथेसिस ऑफ नाइट्राइल आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड को हम KCN से रिएक्ट करवा के हम नाइट्राइल को बना देंगे और इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा कार्बन, एक एक्स्ट्रा कार्बन को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। सब्सिक्वेंट रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डोनर कहलाता है, हाइड्राइड डोनर कहलाता है जो कि हमारा रिडक्शन का काम करता है। तो हम अगर एल्काइल हैलाइड का पहले हमने क्या किया, KCN से रिएक्शन करा के नाइट्राइल बनाया, नाइट्राइल की हमने रिडक्शन कराई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि हमारा हाइड्राइड डोनर है, उससे हमने एक प्राइमरी अमीन मिला जिसमें हमारा एक कार्बन हमारा ज्यादा मिला। तो बहुत सारी कन्वर्जन्स हमारी यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मेन यहाँ पे रखने का कारण यही था कि ये वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड से कैसे हमने एक नाइट्राइल बनाया, नाइट्राइल हैलाइड से हमने कैसे एक प्राइमरी अमीन बनाया जिसमें एक कार्बन चाहे हमारा एक्स्ट्रा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट नोन एंड वेरियस टाइम अपीयरिंग नेम रिएक्शन है गैब्रियल प्रिथैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। गैब्रियल प्रिथैलामाइड सिंथेसिस इज हाईली प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। व्हाई कैन इट नॉट बी यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया है कि भाई गैब्रियल प्रिथैलामाइड सिंथेसिस से हमारा जो अमीन बनती है वो हमारी एलिफेटिक अमीन ही क्यों बनती है, सिर्फ हमारी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन क्यों बनती है, जैसे कि RNH2 टाइप का। इससे हमारा एराइल अमीन क्यों नहीं बनती, मतलब हमारा कोई ऐसी एरोमेटिक रिंग से जिससे हमारा NH2 जुड़ा हो जैसे कि बेंजीन, ये हम क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या गिवन है। एरोमेटिक अमीन्स आर टू अनस्टेबल, पहला आंसर, सॉरी पहला ऑप्शन। एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही आपका करेक्ट आंसर है। कैसे है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ब्लॉक KOH ग्रुप, ना भाई कोई ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस खास नहीं होता। अनक्लीवेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, अनक्लीवेबल का मतलब है ये पूछ रहा है कि हमारा जो ऊपर जो ग्रुप लगा होता है एल्काइल, जैसे कि कोई क्लोरीन लगा है तो क्या क्लीव ही नहीं होता है, ना भाई क्लीव हो जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस
लेकिन हाँ टफ होता है, लेकिन क्लीव हो जाता है। इसका जो आंसर है, इसका जो मेन आंसर है, मेन रीजन जो इसके पीछे है वो है एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा लीविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, चाहे वो पहले अटैक करके या फिर पहले हमारा लीविंग ग्रुप चला जाता है और फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो जो हमारा एराइल हैलाइड्स होती हैं, एराइल हैलाइड्स में जो हमारा लीविंग ग्रुप है उसको यहाँ से जाने के लिए अपना एक ड्राइविंग फोर्स सर्टेन चाहिए होता है। तो ये जो क्रूशियल स्टेप होता है SN2 का, जो अटैक होता है एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद, इसका रीजन है जो क्रूशियल स्टेप होता है SN2 अटैक और पोटेशियम थैलामाइड एनायन ऑन हैलाइड। एराइल हैलाइड पोजेस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जैसे कि ये मैंने आपको बोला कि ये जो एराइल हैलाइड्स होती है, जैसे यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या होता है, ये पार्शियल, ये आपको पता है क्लोरीन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल के। तो ये कार्बन से हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण ये बॉन्ड का टूटना टफ हो जाता है। इसलिए हमारा CX बॉन्ड हमारा रेजोनेंस में इंक्लूड होता है और हमारा हाईली रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि हमारा एल्काइल हाइलाइड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स ही क्यों बनते हैं इसमें, हमारे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स क्यों नहीं बनते हैं इसमें। तो उसका कारण ये है कि जो एरोमेटिक में हम जो यूज करते हैं, हेलाइड यूज करते हैं एरोमेटिक में, तो वो हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को फॉर्म कर लेता है। उस डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर के चक्कर में हमारा इसमें ये हाईली रेजिस्टेंस हो जाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पे आ जाती है। देखिए, मैं हर क्वेश्चन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इस सीरीज में मैंने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी से कह के चल रहा हूँ कि इस 15 क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है तो उस 15 क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन आपका अपीयर हो जाएगा एग्जाम में। अमीस में से यही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में से इन्हीं किसी उस पे कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए हॉफमैन का हम पढ़ लेते हैं क्या कहानी है। जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, जिसमें हमारा अमाइड रिएक्ट करता है Br2 से और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म इसमें करेक्ट है? पहला बता रहा है कि आर ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाता है N से C की तरफ, कार्बोनिल के C की तरफ। मतलब ये कह रहा है कि हमारा इसमें RCONH2 ग्रुप होता है, अमाइड होती है हमारी, RCONH2 होता है। ये बता रहा है कि जो हमारा R ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाता है नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। ना भाई, ये तो कार्बन से जुड़ा होता है तो कहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत होता है। प्रोडक्ट हैज वन मोर कार्बन, इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट हमारा एक कार्बन एक्स्ट्रा है। ना भाई, ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी जब हम RCN से की रिएक्शन कराते हैं, ये भी गलत है। अभी रिएक्शन को देखेंगे नीचे कैसी रिएक्शन हो रही है, फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्या है कि R ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ बढ़ जाता है। अब देखो भाई, यहाँ पे R ग्रुप है, ये वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा गिवन है, ये नाइट्रोजन इसी से जुड़ा है, ये मिसप्रिंट है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो जैसे RCONH2 है, ये RCONH2 जुड़ा हुआ है, तो इसमें R ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से टूटेगा और आर ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा RNH2 फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा बीच वाला कार्बन जो है, ये जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन, ये हमारा गायब हो गया है। तो इसी का आंसर ये है, एंड एल्काइल और एलाइल ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन टू द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, यही आपके सामने रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को याद करने के लिए मैंने आपको अपने लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सी ट्रिक है, अगर ये आ जाए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो उसको समझने का, याद रखने का तरीका है, ये हॉफ यूज हुआ है तो मतलब OH है, तो मतलब NaOH यूज हुआ है। ब्रोमामाइड मतलब Br2 यूज हुआ है, और अमाइड यूज हुआ है तो अमाइड क्या होता है, अमाइड ग्रुप ये होता है RCONH2। इन तीनों की रिएक्शन में डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन मतलब एक CO अपना निकल के डिग्रेड होके बाहर चला जा रहा है और बन जा रहा है आपका RNH2। यही आपका मेजर प्रोडक्ट है।
ये याद रखने के लिए मैंने बताया था, हॉफ ब्रोमो अमाइड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बेसिसिटी से रिलेटेड है, एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक। कि भाई इसमें क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा एलिफेटिक और एरोमेटिक की बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है। जो पीकेवी वैल्यू होती है एनिलीन की, वो हमने देखी 9.38 है, वो बहुत हाइयर है। देन दैट द मिथेन अमीन, उसकी पीकेवी वैल्यू हमारी 3.38 है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एनिलीन बीइंग अ वीकर बेस? जिसकी, आपको ये देख लीजिए, जिसकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा वीकर बेस होगा। मतलब पीके वैल्यू ज्यादा, बेसिसिटी कम। इसका रीजन क्या है? माइनस आई इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप। क्या माइनस आई इफेक्ट हमारा अमीनो ग्रुप देता है? बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है। एन लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। भाई साहब एन लोन पेयर मतलब जैसे कि हमारा ये एनिलीन है, एनिलीन है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये हमारे कॉन्जुगेशन के साथ चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में हमारे बढ़ा देते हैं। अब ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वही तो हमारे बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई क्या कहते हैं साहब हमारे साहब, यही तो कहते हैं कि जो लोन पेयर का डोनेशन कर देगा या फिर शेयरिंग कर देगा वही हमारा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन इन भाई साहब ने अपने लोन पेयर रिंग को भेज दिए घूमने के लिए, जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो इसलिए एनिलीन की हमारी जो बेसिसिटी है, एनिलीन की बेसिसिटी हमारी कम होती है एज कंपेयर टू मिथेनामाइन। मिथेनामाइन में भाई CH3 है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ाएगा प्लस आई इफेक्ट लगाने। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो CH3 यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि एलिफेटिक हमने देखा अमीन है, वो हमारे ज्यादा हमारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। क्यों? एरोमेटिक में जो नाइट्रोजन लगा होता है उसके जो लोन पेयर्स होते हैं वो रीडली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो रेजोनेंस में चले जाते हैं बेंजीन रिंग के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो हमारा बेसिसिटी ट्रेंड्स पे पूछा गया है एक्वस फेज में। मैंने आपको एक्वस फेज का एक बहुत बढ़िया रूल बताया था, 321 और 213। ठीक है, अब देखिए, पहले इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, अभी ये सब भूल जाइए वरना क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन द गैसेस फेज एल्काइल अमीन बेसिसिटी इज 3 to 1 एंड देन अमोनिया। इन एक्वस फेज, in aqueous phase, aqueous solution, the methyl amine order disrupts 2 degree, 1 degree, 3 degree, and then ammonia. Which factor disrupts the plus I expected to order in water? भाई क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सिंपल से बोल रहा है, इतनी ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बोल रहा है कि हमने देखा कि गैसियस फेज में जो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर है वो 3 to 1 है, और हमने देखा जब हमारा मिथाइल अमीन की बात आई, जब हमने उसको एक्वस में देखा तो उसका बेसिसिटी ऑर्डर 213, मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। देन आफ्टर इट कम अमीन, देन आफ्टर अमोनिया कम्स। विच फैक्टर डिसरप्ट? अब भाई प्लस आई के इफेक्ट को कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, मतलब कौन सा ऑर्डर इफेक्ट कर रहा है? तो पहला है सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस भाई इसमें है ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलिए होती भी है, वो हमारे एक्वस में होती है, हमारा मतलब गैसियस फेज में ये हमारी वीक हो जाती है। रेजोनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन स्टेरिक्स, इस ये भी यहाँ पे नहीं है। जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो हमारा सॉल्वेशन है और स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब क्या होता है सॉल्वेशन? देखिए एक्वस में हमारा सॉल्वेशन होता है और उसमें हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस भी हमारा होता है। तो सॉल्वेशन क्या होता है? इन वाटर स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन डिक्टेज बेसिसिटी। अब हमारा अमोनिया, हमने क्या बोला, अमोनिया जो हमारा सॉल्यूशन था, मिथाइल अमाइन है, हमने उसको पानी में डाला, उसमें हमारा अमोनियम आयन जनरेट हुआ, और अमोनियम आयन, अमोनियम कैटायन जो जनरेट हुआ है वही उसकी बेसिसिटी हमारी डिसाइड करता है। स्मॉलर आयंस 1 डिग्री आर हाईली स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई एक्वस में क्या होगा? एक्वस में पानी होगा, पानी में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारे जो 1 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वही अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगी। और जो बल्की ग्रुप्स हैं 3 डिग्री, वो हमारे स्टेरिकली ब्लॉक होंगे।
ब्लॉक कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो बल्की ग्रुप है वो वाटर को आने से ब्लॉक कर देंगे। अब ये सबल इफेक्ट है, ये हमारा इफेक्ट मेजर रोल प्ले करता है, जो कि प्लस आई इफेक्ट को हमारे सॉल्वेशन जो मतलब जो प्लस आई इफेक्ट है उसको हमारा उसको मतलब ओवरकम कर देता है, उसको इतना हावी नहीं होने देता है। और जो इसी कारण से हमारा जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री के अंदर हमारा क्या मिल जाता है आपको, जैसे कि नाइट्रोजन है, इसमें एक मिथाइल लगाया, एक मिथाइल लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया, इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जा रही है, सॉल्वेशन प्रोसेस भी हो जा रहा है, इसमें स्टेरिक भी हो जा रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग भी हो जा रही है कि हमारे और वाटर मॉलिक्यूल्स ना आ जाए, तो बेसिसिटी पे इफेक्ट ना पड़े, और हमारा इसमें क्या और वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर और इसमें स्टेरिक हमारा वो नहीं आ जाए, और हमारा प्लस आई इफेक्ट भी दोनों का बराबर बराबर लग रहा है। तो ये हमारे एक्वस फेज की कहानी है। और हमारे बेसिक जो हमारा गैसियस फेज है, उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ हम क्या कंसिडर करते हैं, अगर मानो ये हमारा CH3 3 CH3 है और ये गैस फेज में बात कर रहे हैं, तो इसमें खाली हम प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। तो दैट इज द ओनली रीजन कि वहां पे हमारा सॉल्वेशन और हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे आ जाते हैं, वो हमारे एक मैट्रिक्स का रोल प्ले करते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारे तीनों लोगों का रोल होता है कि एक्वस फेज में बेसिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है हमारी कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे अमीन्स के चैप्टर में। ये क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो हर बार आपका क्वेश्चन आता है। अगर आपको कहीं पे ये पूछा जाए कि एक अननोन फोल स्मेलिंग सब्सटेंस है, वो जनरेट हुई है जब अमीन को हीट किया है क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बोल रहे हैं, हमने अमीन को हीट किया, सॉरी, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और क्लोरोफॉर्म से। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, अमीन को क्लोरोफॉर्म सुंघाया, ऐसी स्मेल निकली जिससे हालत खराब हो गई, तो वो स्मेल कौन सी है, RNC। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और जो हमारा बाई प्रोडक्ट KCl और पानी निकला। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ये रिएक्शंस कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड देते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स देते हैं। तो पहला ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अमीन्स, फिर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों दे देते हैं। देखते हैं यहाँ पे कहानी क्या लिखी हुई है। कहानी ये लिखी है, द सिंथेसिस कार्बाइल अमीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट इज डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक फॉर प्राइमरी अमीन्स। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टेस्ट हमारा होता है प्राइमरी अमीन की डिटर्मिनेशन के लिए, तो आप बोलेंगे कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक है, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट करती हैं CaCl3 से और KOS से, जो कि बनाता है हमारा RNC, प्रोड्यूसिंग एन इंडोलरेंट 4 ऑर्डर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट रिएक्ट। ठीक है साहब, समझ गए कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाता है हमारा दूसरा टेस्ट। भाई आपको आपके एग्जाम में आपने देखा होगा टेस्ट से बहुत पूछ जाते हैं कि कौन सा टेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है। तो फिर आ जाता है कि हिंसबर्ग टेस्ट, ये किस लिए यूज होता है। इसके लिए एक क्वेश्चन है, जो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एन अमीन रिएक्ट विद बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म, मतलब इसमें हमने अमीन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से कराई, जिससे हमारा एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना। ठीक है, विच इज इनसॉल्युबल इन एक्वस अल्काली। अब यहाँ पे बताया है इनसॉल्युबल है एक्वस अल्काली में। आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग अमीन, स्टार्टिंग अमीन कौन सी थी हमारी। तो पहला ऑप्शन है इथेनामीन, मतलब सिंपली हमारा इथेन और अमीन से लिखा है। दूसरा है एन इथाइल इथेनामीन, इसका मतलब क्या हुआ, N से एक C2H5 ग्रुप लगा है और एक और C2H5 ग्रुप लगा है और दूसरा हाइड्रोजन लगा है, ये हो गया एन इथेनामीन, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब इसने बोला है विच इज इनसॉल्युबल इन एक्वस अल्काली, तो पहले तो इसने हमारा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन दे दी, लेकिन उसके बाद में जब इसकी रिएक्शन हुई, इसके बाद में हमारी जब इसकी रिएक्शन हुई बेंजीन सल्फोनामाइड से, तो देखा किससे हुई, एक्वस अल्काली से। तो एक्वस अल्काली के रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, मतलब एक हाइड्रोजन था, वो भी हमारा यूज अप हो गया था। तो अमीन में अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट अगर हम डाल देंगे, तो 1 डिग्री अमीन होगा, वो प्रोडक्ट के पास में एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो हमारा सॉल्युबल होगा, मतलब एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा और वो हमारा सॉल्युबल होगा एक्वस अल्काली में। ठीक है,
2 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, तो वो हमारा इनसॉल्युबल हो जाएंगे। 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं देती है। तो भाई यहाँ पे क्या पता चला आपको, यहाँ पे ये पता चला कि हिंसबर्ग टेस्ट हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, अमीन में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला और उससे 1 डिग्री अमीन बना, हमने उसको केओएच से रिएक्शन कराया, केओएच से रिएक्शन करवाया, देखा वो केओएच में सॉल्युबल है, तो भाई 1 डिग्री अमीन है। हमने क्या किया, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला एक उसी कंपाउंड में, फिर देखा हमने उसमें हमारी कोई अमीन बनी, अमीन कौन सी बनी पता नहीं हमको, हमने उसमें क्या करा, केओएच डाला, केओएच डाला, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, तो वो हमारा इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब वो सॉल्युबल में एक दूसरे में मिक्स नहीं हुआ। हमने क्या किया, अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, हमने अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो वो हमारा टेस्टरी अमीन होगी, मतलब 3 डिग्री अमीन होगी। आया समझ में, क्लियर है। हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पे हमने कौन सा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पर ये इतना आ चुका है तो आई थिंक आप सबको ये रटा होगा। जब एनिलीन को रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, Br2 एक्वस, मतलब ब्रोमीन वाटर से, और एट रूम टेम्परेचर, तो ये हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वो वाइट प्रेसिपिटेट किसका है, तो वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे एक ब्रोमीन और पैरा पोजीशन पे एक ब्रोमीन, इसका हमारा वाइट पीपीटी आता है, वाइट पीपीटी आता है। ठीक है, अब क्या है पढ़ लेते हैं। द NH2 ग्रुप इज अ प्रोफाउंडली पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये भाई इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोर्स्ड इनटू बेंजीन रिंग, द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिकली सब्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट मोनो सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास जो हमारी एनालीन होती है, उसके हमारे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देती है कि सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे एक ब्रोमिनेशन से काम नहीं चलता। वो क्या करता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन ले लेता है और फिर बाद में बचा कुचा पैरा पोजीशन भी ले लेता है। ये कहने का मतलब है इसका। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो एटम होता है हमारा एनिलीन का, वो रिंग को इतना ज़्यादा ससेप्टिबल बना देता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर आ जाता है एक नाइट्रेशन पैराडॉक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑल्दो NH2 इज हाईली ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बहुत ही ज्यादा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रेशन एनिलीन का हमारा यील्ड करता है 47% ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एनिलीन होता है, इसका जब हम नाइट्रेशन कराते हैं HNO2 से और H2SO4 से, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा यहाँ पे ऑर्थो तो बनता ही बनता है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, जिसको हम दूसरा मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, वो बोलेंगे मेटा। अब भाई अभी तो सर आप बता रहे थे कि नाइट्रोजन जो है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एक आप मान के चलिए जिसको आप एक्सेप्शन का रूप दे देते हैं, वो यहाँ पे आप उसका रीजन समझिए। उसका रीजन ये है कि अगर हम इसमें एसिडिक मीडियम दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन लोन पेयर सबसे पहले जाके उस एच हाइड्रोजन एटम को पकड़ लेगा, तो यहाँ पे NH3+, यहाँ पे अमोनियम आयन जनरेट करेगा। भाई मैंने तुमको बताया कि NH2 ग्रुप यहाँ पे जब रिंग से जुड़ा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट नाइट्राइजेशन यूटिलाइज कर लेता है स्ट्रांगली एसिडिक इन्वायरमेंट को, तो जो बेसिक हमारा NH2 ग्रुप होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन को, वो NH3 एनिलियम आयन बना लेता है, और दिस कैटायन इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये मेटा डायरेक्टिंग का काम करने लगता है, जिससे हमारा सब्सटैंशियल मेटा सब्स्टिट्यूशन अलोंगसाइड पैरा प्रोडक्ट हमारा जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या है कि रीजन पूछा गया है, तो रीजन उसका ये है, प्रोटोनेशन फॉर्म्स मेटा डायरेक्टिक एनिलियम आयन। हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई मतलब ही नहीं है, नाइट्रो ग्रुप एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कतई गलत। स्टेरिक हिंड्रेंस ब्लॉक, स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आ जाता है 13 क्वेश्चन, ये आ जाता है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट इनहिबिशन। जैसे ही हम किसी बेंजीन रिंग को देखते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा के बढ़िया सा कुछ जोड़ दें,
लेकिन यहाँ पे आपका एक फेलियर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाई डज एनिलीन फेल टू अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। कहने का मतलब ये है एनिलीन हमारा फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्यों नहीं देता है, उसका हम रीजन बताएं। उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा जो एनिलीन है, ये क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है एक डीएक्टिवेटिंग सॉल्ट विद लुईस एसिड कैटालिस्ट। अब भाई देखो, ये जो एनिलीन है यहाँ पे, हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल और एल्काइल हैलाइड के उसमें होती है। तो इसमें हमने क्या किया, AlCl3 जो हम लेते हैं वो क्या करता है, एक हमारा सॉल्ट बना लेता है लुईस एसिड कैटालिस्ट से। इसमें क्या होता है, AlCl3 हमने लिया, अब एनिलीन हमारा लुईस बेस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा लुईस एसिड है, तो ये इमिडिएटली लोन पेयर हमारे यहाँ पे ले लेगा और रिंग को हमारा इतना ज़्यादा डीएक्टिवेट कराता है कि इसमें हमारा आके AlCl3 आके जुड़ जाता है, और हमारा जो जो हमको एल्काइलेशन कराना होता है या एसाइलेशन कराना होता है वो हमारा नहीं जुड़ता है। सिंपल सी बात है। एनिलीन इज अ लुईस बेस, द नाइट्रोजन लोन पेयर इमिडिएटली बाइंड्स विद द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द एल्यूमिनियम, forming an insoluble complex salt. This gives nitrogen a positive charge, transforming it a strong deactivator, halting substitution. आया समझ, क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक डाइजोनियम केमिस्ट्री है। डाइजोनियम मैंने आपको इसके लिए एक अलग से मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, इसके मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया है कि हम भाई डाइजोनियम बना के इतना खुश क्यों हो जाते हैं, ठीक है, उसके रीजन बताएं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन सेंडमियर रिएक्शन एंड द गेटरमैन रिएक्शन व्हेन कन्वर्टिंग एरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स टू एराइल हैलाइड्स। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सेंडमियर और गेटरमैन में डिफरेंस क्या है जब हम कन्वर्ट करते हैं अरीन डाइजोनियम सॉल्ट को एराइल हैलाइड। तो भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट यहाँ पे रिएजेंट का है। सैंडमियर के कॉलम में हम यूज करते हैं Cu2Cl2 HCl के साथ में, और गटरमैन में हम यूज करते हैं कॉपर पाउडर। लर्न करने के लिए, गटर में कॉपर है, गटर में कॉपर पाउडर है, और सैंड में कॉपर क्लोराइड दोनों है, Cu2Cl2 दोनों है, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे दोनों में प्रेफर कौन सी करते हैं, तो हम सैंडमियर प्रेफर करते हैं। इसका रीजन ये है, इसकी हील्ड जो है वो हायर हील्ड, जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सैंडमियर सॉरी, पहले करेक्ट आंसर तो देख लीजिए। सैंडमियर हमारा यूज करता है कॉपर सॉल्ट, और गटरमैन यूज करता है कॉपर पाउडर। ठीक है, सैंड में सॉल्ट और गटर में पाउडर, बस इतना याद रखिए। तो सैंडमियर ये इसकी सिंथेसिस का क्या रीजन है, डाइजोनियम सॉल्ट्स ArN2Cl, इसी को हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, वो वर्सटाइल इंटरमीडिएट है फॉर सब्स्टिट्यूशन। सैंडमियर यूज करता है कॉपर के सॉल्ट को, और गेटरमैन यूज करता है हमारा कॉपर के पाउडर को। सिंपल सी रिएक्शन है, यह याद रखिएगा। फिर आ जाता है हमारा एक कपलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका लास्ट टॉपिक है पूरा अमीन्स में, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन अ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ या फिर एनिलीन के साथ, वो एक इंटेंस कलर बनाता है एजोडाइन। ठीक है, वॉट एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, इस पूरी रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट करता है। अब देखिए, कपलिंग रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कॉमनली उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइजोनियम कैटायन, वो अटैक करता है हाईली एक्टिवेट रिंग के फिनॉल। देखिए, फिनॉल हमारी हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, हाईली चार्ज कह लीजिए, हाईली एक्टिवेटेड रिंग है फिनॉल हमारी, और एनिलीन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा वो हमारा डाइजोनियम कैटायन करेगा, ArN2, ये वाला हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये हमारा जाके जुड़ जाएगा, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बना लेगा फिनॉल और एनिलीन के साथ। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसमें देखा होगा कि जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अमीन से हमने कवर किए हैं, और आई थिंक ये आपको बहुत हेल्प करेगा बाकी सारे एग्जामिनेशन में। अमीन्स में से इतना ही आना है, इससे ज़्यादा नहीं आना है, इसी में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, इसी का आपका पूरा मैंने आपको आज का लेक्चर इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है।